मित्रों, ये वीडियो खास होने वाली है फॉरेस्ट गार्ड और एएसओ के लिए। और जो अभी संभावित एएसओ में वैकेंसी आ रही हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। और एएनएम भर्ती में क्या आयोग करने वाला है इसके विषय में भी चर्चा की जाएगी। और साथ ही साथ जो एडीओ के एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने अपने कई कमेंट्स किए हैं और जो एएसओ वाले छात्र हैं उनके सभी के कमेंट्स को इस वीडियो में लिया जाएगा। और अन्य सभी भर्तियों पे भी इसमें चर्चा की जाएगी। स्टेनो वालों के लिए मैं बता देना चाहता हूँ, विशेष उनके लिए सूचना सबसे पहले दे देना चाहता हूँ कि जो स्टेनो वाले स्टूडेंट हैं वो अपनी तैयारी को तेज कर दें। उनका बहुत जल्दी ही स्किल टेस्ट होने वाला है। तो वो अपने जो 333 वाले स्टेनो वाले हैं वो अपनी तैयारी को बिल्कुल तेज कर लें। आप ये मान के चलें कि आपका 1 महीने के अंदर ये स्टेनो निबट जाएगा। बहुत जल्द आपको इसके लिए डेट देखने को मिलेगी। अब मैं पहले बात कर लेता हूँ फॉरेस्ट गार्ड की। देखिए, फॉरेस्ट गार्ड की जो एक वैकेंसी है ये ये बहुत ही बहुप्रतीक्षित वैकेंसी है। और इसमें आप देखेंगे जो पे ग्रेड है वो 1900 रुपये है। फॉरेस्ट गार्ड का जो पे ग्रेड है वो 1900 रुपये है। इसके लोग थोड़ा जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछ रहे थे तो मैं बता दूं, फॉरेस्ट गार्ड का काम और वाइल्ड लाइफ गार्ड का काम दोनों ही अलग अलग होते हैं। वाइल्ड लाइफ गार्ड जो होते हैं, जो 16 पद हैं इस बार, उनको जो जॉब मिलती है वो जो सेंचुरीज होती हैं वहाँ पे मिलती है। जैसे कोई अभ्यारण्य होगा वहाँ पे अधिकतर उन लोगों को पोस्टिंग मिलती है। और जो फॉरेस्ट गार्ड है वो नॉर्मल जो ज़िले में जंगल की सीमाएं लगती हैं और वो सब जो क्षेत्र होता है, जो भी काम होता है वहाँ पे वो लोग करते हैं। और जो फॉरेस्ट गार्ड का काम होता है, यही लोग नर्सरी का भी काम कराते हैं। जो जंगली पेड़ पौधे लगाने के लिए जो नर्सरियाँ तैयार की जाती हैं उसका काम भी फॉरेस्ट गार्ड को ही देखना पड़ता है। तो काफ़ी इसमें वर्कलोड होता है। ऐसा नहीं है कि वर्कलोड नहीं है। ये कोई बहुत सुपर जॉब नहीं है कि आप एक सिपाही से इसकी तुलना करें जो पुलिस, यूपी पुलिस में काम करता है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कोई लोग पूछ रहे थे क्या इसमें बंदूक मिलेगी, क्या कोई सम्मान है, क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जैसे नाम है फॉरेस्ट गार्ड, इसके पीछे गार्ड जुड़ा हुआ है। तो गार्ड का काम होता है सुरक्षा प्रदान करना। जैसे लोगों के पर्सनल गार्ड होते हैं, ऐसे ही जंगल का गार्ड होता है जो जंगल को सुरक्षा प्रदान करता है। वही भूमिका आपकी भी होगी। आपको भी इसमें जंगल को सुरक्षा प्रदान करनी है। जो जंगल के जीव जंतु हैं उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। हाथी से लेके चींटी तक को सुरक्षा प्रदान करनी है जंगल में। और साथ ही साथ जो आपके पेड़ पौधे हैं जंगल के, उनको सुरक्षा प्रदान करनी है। और जो नर्सरियां हैं वो इसीलिए बनाई गई हैं कि हम जो है नए पेड़ पौधे जंगलों में लगा सकें, वृक्षारोपण कर सकें। क्योंकि आप जानते हो कि जंगलों में जो है वृक्षों का कटान भी होता है, जो सरकार समय समय पे कराती है उपयोग के लिए, लकड़ी के लिए, ठीक है। उसकी बाकायदा लिखत पढ़त में वो कराती है सरकार। फिर उनकी जगह पे जहाँ पे कटान हुआ है वहाँ पे वृक्षों का लगाया जाना, उनकी सुरक्षा, उनकी देखभाल, नर्सरी की सुरक्षा देखभाल, ये सब फॉरेस्ट गार्ड का ही काम होता है, ठीक है। और जो महिलाएं फॉरेस्ट में होती हैं उनको जंगलों में पोस्टिंग ना देके अधिकतर ऑफिस में रख लिया जाता है। ऑफिस वर्क महिलाओं से लिया जाता है। तो महिलाओं के लिए ये फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसी बहुत अच्छी है। और महिलाओं की जो कट ऑफ है वो 15 नंबर गई है। हो सकता है अभी महिलाएं जो उनकी श्रेणी में पूरी तरीके से ना मिल पाए, तो हो सकता है इस कट ऑफ को कम करके दोबारा भी महिलाओं को बुलाया जाए। तो महिलाओं के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और मैं उनको बताना चाहूँगा, जितनी भी महिलाएं हैं हमारी, जितनी भी बहनें हैं, उन सभी का 15 कट ऑफ गई है। और 1-2 नंबर अगर बढ़ेगा तो बढ़ेगा, वरना हो सकता है कि महिलाओं की संख्या इतनी कम हो रहे कि दोबारा से महिलाओं को बुलाना पड़े। तो जितनी भी लड़कियां हैं सभी सेलेक्टेड माने, केवल उनको चीटी चाल में जो रनिंग है उनकी 14 किलोमीटर की 4 घंटे में, उसको निकालना है। जो कि लड़के 2 घंटे में पूरी कर लेते हैं 14 किलोमीटर, वो उनको 4 घंटे में करना है। तो उनको बहुत बेनिफिट है। और लड़कों के लिए जो है 25 किलोमीटर है, देख रहे हैं आप, 4 घंटे हैं, 10 किलो बोझा है। आप देखिए उत्तराखंड में भी जो फॉरेस्ट गार्ड की रनिंग होती है उसमें भी 10 किलो बोझा नहीं है, लेकिन यूपी में जो फॉरेस्ट गार्ड है इसमें 10 किलो बोझे के साथ ये रनिंग कराई जाती है। ये सबसे बड़ा चैलेंज लड़कों के सामने है। और मैं बताना चाहूँगा, लड़के जो हैं इस बार बड़ी संख्या में फॉरेस्ट गार्ड में सम्मिलित होंगे। क्योंकि इसके पीछे कारण ये है
कि जितनी भी पुरानी भर्तियां हैं सभी पेंडिंग हैं और किसी को भी जॉब नहीं मिल पाई है। केवल एक 1200 वाली जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी ने निपटाई है। बाकी किसी का फाइनल परिणाम अभी आया नहीं है। तो इसीलिए जितने भी लड़के हैं सभी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और इसमें आप देखोगे कम से कम नहीं तो 4600 बच्चा इस बार पार्टिसिपेट करता हुआ आपको नजर आएगा। 5111 में से कम 4600 और ये संख्या बढ़ के 5000 भी हो सकती है। ठीक है, इतना बच्चा आपको इसमें पार्टिसिपेट करता हुआ दिखेगा क्योंकि जो बच्चा पेपर देने जाता है ऐसी परीक्षाओं के, फॉरेस्ट गार्ड जैसी परीक्षाओं के, तो वो पूरी तैयारी से जाता है और वो ये मान के चलता है कि मुझे ये परीक्षा देनी ही देनी है। और जितने बाहर बाहर होने थे जो टाइम पास के लिए गए थे, आपने देखा होगा 1800 बच्चों प्लस बच्चों को बाहर किया गया है। वो सब टाइम पास वाले ही थे, कोई सीरियस स्टूडेंट नहीं थे, वो सब बाहर कर दिए गए हैं। और इसकी कट ऑफ आपको ये मान के चलें कि 60 प्लस ही देखने को मिलेगी अब फॉरेस्ट की कट ऑफ, क्योंकि कंपटीशन लेवल बहुत हाई है और रनिंग 25 किलोमीटर 4 घंटे में है। तो ये अधिकतर लड़के, पिछली बार भी देखा गया था कि 70 से 80% रिजल्ट रह रहा था पास करने वालों का, तो वही इस बार भी देखने को मिलेगा। 70 से 80% रिजल्ट इस बार भी देखने को मिलेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अवसाद गैंग जो है वो यूट्यूब पे सक्रिय है। वो कहता है कि मेरे फला फला नंबर हैं और मैं रनिंग देने नहीं जा रहा हूँ, मेरे इतने नंबर हैं, मैं किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहा हूँ। अगर आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप हर एक चैनल पे जाके इसी कमेंट को क्यों लिख रहे हैं एज इट इज़? आप देखेंगे आपको कई कमेंट्स ऐसे देखने को मिलेंगे और आप ये भी देखेंगे कि वही लोग सबसे आगे लाइन में दिखेंगे आपको रनिंग वाले दिन। तो ये सिर्फ एक भ्रामक स्थिति पैदा की जा रही है कुछ लोगों के द्वारा। चंद लोग ही ऐसे होते हैं जिन्हें कोई काम धाम तो है नहीं, अवसाद से ग्रसित हैं और सभी चैनलों पे जाके यही लिखते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो पार्टिसिपेशन रहेगा इस बार अच्छा देखने को आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि बच्चे इस रनिंग को छोड़ रहे हैं, जो जिनके जितने भी मार्क्स हैं सभी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जिनकी परीक्षाएं लगी हुई हैं उनको थोड़ा सा परेशानी है इसमें, और जिनके मार्क्स बहुत कम हैं वो लोग भी छोड़ रहे हैं इसको। तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत बहुत बाहर होंगे तो मुश्किल से 500 बच्चा इसमें नहीं जाएगा देने में। बाकी सब आप मान के चलें कि जाएगा ही जाएगा फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा देने के लिए। और इसमें जो जनरल की कट ऑफ है वो 60 तक भी जा सकती है क्योंकि कंपटीशन बहुत है, ओवरलैपिंग की समस्या होगी इसमें, इसलिए 60 जा सकती है। और आयोग इस भर्ती को बहुत तेज़ी से करेगा। अन्य सभी पेंडिंग में भर्तियां रहेंगी, लेकिन आपको फॉरेस्ट वाली भर्ती पहले निपटती हुई दिखेगी। इसीलिए जो जनरल वाले हैं, वो जो 60 प्लस वाले हैं, वो सभी अपनी रनिंग को पूरी ताकत से करें, ठीक है, ताकि उनको सिलेक्शन उनका हो सके। और मैं आपको बताना चाहूँ, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि आप जो है रनिंग को सीधे रोड पे कीजिए। देखिए, रोड रनिंग कभी भी सेफ नहीं मानी गई है। रोड रनिंग में आपको इंजरी के चांसेस बहुत रहते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप एक टारगेट बना लीजिए कि इस दरगाह तक जाना है, इस मंदिर तक जाना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये बहुत ही टफ रोड रनिंग रहती है जो सड़क पे की जाती है, और इसमें इंजरी के चांसेस बहुत रहते हैं। आप ट्रैफिक जानते हैं कि कितना होता है, और ठंडों के दिन हैं, बहुत से लोग सुबह सुबह में रनिंग में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, शाम को रनिंग के लिए जाते हैं। शाम की रनिंग में, अगर आज शाम की रनिंग आप रोड पे कर रहे हैं तो उसमें चैलेंजेस ये रहते हैं सबसे बड़े कि जो ट्रैफिक होता है वो बहुत ज़्यादा होता है शाम की रनिंग में, ठीक है। और ट्रैफिक आप आजकल जानते हैं, शाम होते होते आप जब रनिंग के लिए जाएंगे घर से, अगर मान लीजिए 2 बजे भी निकलते हैं तो भी आपको अंधेरा हो सकता है। और अंधेरा जब शाम को होता है तो बहुत से लोग शराब पी के गाड़ियाँ वाहन चलाते हैं। तो ऐसे में आपके इंजरी के रोड पे चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो अच्छा होगा कि अगर आपके कोई पास में स्टेडियम हो, ठीक है, उसमें चले जाइए, कोई ग्राउंड हो उसमें चले जाइए, या फिर एक ऐसे कोई प्लेस हो जहाँ पे लोगों का कम आना जाना होता है, ऐसी जगह पर रनिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, इंजरी के चांसेस कम रहेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट गार्ड वाले अपनी तैयारी पूरी जोर से कर लें। उनकी 10 तारीख से उनका रनिंग चालू है, जल्द ही आपकी पूरी डेट्स आ जाएंगी ताकि आप अपनी जाने की व्यवस्था कर पाएंगे समय से। अब बात कर लेते हैं एएसओ की। एएसओ में बड़े लोग संशय में हैं कि कितनी वैकेंसियां आएंगी,
और अब आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे डेली हवा बनाई जाती है कि आपकी वैकेंसी आ रही है, आ रही है, आ रही है। लेकिन मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि इसमें आरक्षण का मुद्दा है। एएसओ की वैकेंसी में, एडीओ की वैकेंसी में ऐसा कुछ भी नहीं है, आरक्षण का कोई पेच नहीं है। इसमें जो पदों का वितरण है वो ठीक किया गया है, तो इसमें कोई भी आरक्षण का मुद्दा नहीं है, इसमें क्लियरेंस मिल चुका है। एएसओ की भर्ती में दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि जो अध्याचन विभागों को भेजे गए हैं उनमें से सभी अध्याचनों को आयोग ने स्वीकार नहीं किया है। कुछ अध्याचनों को वापस किया गया है। अब आयोग प्रतीक्षा कर रहा है कि वो अध्याचन जल्द से जल्द आयोग को मिल जाए। ठीक है। और साथ ही साथ जो आरक्षण का उसमें आरक्षण की जो गाइडलाइन है उसको भी दुरुस्त कर लिया जाए और उसको ठीक से कर लिया जाए। इन सभी प्रक्रियाओं में एएसओ की भर्ती लटकी हुई है। और यदि आयोग चाहेगा इसको जल्द देने के लिए तो जनवरी के अंतिम सप्ताह में आपको केवल और केवल कम पदों पे भर्ती देखने को मिलेगी, जिसकी संख्या 900 या 900 प्लस हो सकती है। और यदि वह जो अध्याचन आयोग ने वापस किए हैं वो रिव्यू करने के बाद दोबारा से अगर उसके रिवाइज्ड अध्याचन आयोग को प्राप्त हो जाते हैं और उनको आयोग स्वीकार कर लेता है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये पदों की संख्या बढ़ सकती है, लगभग 200 से 300 पद बढ़ सकते हैं एएसओ में। तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप किसी की बातों में ना आए कि ये भर्ती आने वाली है, आ ही गई। देखिए, बहुत से चैनल हैं और बहुत सी बातें लोग करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं, इस महीने के अंतिम सप्ताह में कुछ संभावनाएं बन रही हैं कि एक आध विज्ञापन जारी कर दे जिसमें आरक्षण का कोई विवाद नहीं है। अब चूंकि एडीओ में आरक्षण का कोई विवाद नहीं है, लेकिन लोअर के जो अन्य पद हैं, अगर ये लोअर के साथ आती है तो उनमें आरक्षण की जो है पुनर्जांच चल रही है। कोई उसमें दिक्कत तो नहीं है, जिसकी वजह से हो सकता है एडीओ का विज्ञापन आपको ना देखने को मिले। वरना मैं आपको बताना चाहूँगा कि एडीओ में आरक्षण की कोई भी समस्या नहीं है और ये विज्ञापन आपको जल्द से जल्द देखने को मिल जाना चाहिए। और एएसओ के जो पोस्ट होंगी उनकी संख्या, अगर अध्याचन सभी प्राप्त हो जाते हैं तो ये 1500 के आसपास आपकी एएसओ की पोस्ट बड़े आराम से रहेंगी, क्योंकि एआरओ की जो पोस्ट हैं इस बार उनकी कोई सूचना प्राप्त अभी तक नहीं हो पाई है। यदि 700 एआरओ के पोस्ट जो खाली पड़ी हुई हैं वह भी आ जाती हैं तो निश्चित रूप से ये भर्ती आपकी 2000 पदों पे आपको एक अच्छी भर्ती देखने को मिलेगी। और मेरी तो ईश्वर से प्रार्थना रहेगी कि जो हमारे एएसओ के भाई बहन 6 साल से प्रतीक्षा में हैं एक नई भर्ती की, तो उनकी ये जो सूखा है कई वर्षों का ये समाप्त होगा यदि 2000 पदों पे ये भर्ती आ जाती है। क्योंकि 2000 पदों पे एएसओ की भर्ती आने का मतलब है एक अच्छी संख्या में भर्ती आना। और कट ऑफ जो है वो 60 मार्क्स तक आपकी रह सकती है फिर। ठीक है। तो इसमें कई विद्यार्थियों को मौका मिलेगा एएसओ की जॉब को करने का। तो जि तो जितनी भी एएसओ को लेकर संभावनाएं थी वो मैंने आपको बता दी हैं। बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही होने जा रहा है। और आयोग को अगर लगा कि वो अध्याचन आने में देरी होगी तो हो सकता है कि आयोग इस विज्ञापन को जल्द से जल्द जनवरी के अंतिम सप्ताह या फरवरी में इसको जारी कर दें। तो आप लोग तैयार रहें। और जो लोग पूछ रहे थे इसके सिलेबस के बारे में, तो इसकी हम आगे चर्चा कर लेंगे। कुछ लोगों ने कमेंट्स में भी सिलेबस पूछा है ईएसओ का, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूँ अभी थोड़ा सा हमको वेट कर लेना चाहिए। इसका सिलेबस मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता भी दिया है, जो संभावित नया सिलेबस हो सकता है। बस अब देरी है तो एएसओ की भर्ती के आने की। जैसे ही आयोग से सारी समस्याएं निपटती हैं आरक्षण से रिलेटेड, और जो अध्याचन की दिक्कत आ रही है, कुछ अध्याचन प्राप्त हुए, देखिए ये जो अध्याचन प्राप्त होने वाली बात है तो ये इतनी बड़ी समस्या नहीं है। हो सकता है आयोग जैसे पूर्व में करता चला आया है कि कम पदों पे भर्ती जारी कर देता है, जो भी पद मिले होते हैं, और बाद में अगर कोई अध्याचन प्राप्त होते हैं एक आध महीने में ही तो उनको प्लस कर देता है वैकेंसी में। तो हो सकता है कि अभी एएसओ की भर्ती कम पदों पे आए
और अधियाचन अगर यदि समय से प्राप्त हो जाते हैं तो एएसओ में भर्तियों की संख्या को बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन उसके लिए जरूरी है ये है कि एएसओ की भर्ती के साथ ही एआरओ के भी पद आएं, तभी जो एआरओ के कुछ अगर यदि अधियाचन अंत में बाद में भी प्राप्त हों तो उनको जोड़े जा सके। वरना वरना ये आयोग क्या करेगा, ये एएसओ के जो कम पद हैं उनको अभी जारी कर देगा, फिर बाद में जब एआरओ के पद प्राप्त होंगे 700 जो उनके पास पड़े हुए हैं उनको रोक सकता है। और एआरओ के साथ ही एएसओ के जो 200-250 पद बचे हुए हैं जिनका अधियाचन प्राप्त होना है आयोग को, उनको जोड़ के दे सकता है। ये भी संभावना बन रही है। तो अभी हो सकता है कि आपको केवल और केवल 900 पदों पर एएसओ की ही भर्ती आयोग दिखाए, क्योंकि उनको चुनाव के समय में भी भर्तियां दिखानी होती हैं, तो उनको अलग से जारी करे, अगले साल जारी करे। और पीईटी का भी, पीईटी पे भी काम चल रहा है। नया पीईटी का फॉर्म बहुत जल्द जारी करेगा आयोग, और फिर से एक बार पीईटी देने को मिलेगा सभी को। तो जिनके भी कम मार्क्स हैं वो अब पीईटी में लग जाएं ताकि वो अच्छे नंबर पा सकें। ठीक है। और अभी अभी हम जब कमेंट सेक्शन में जाएंगे तब एएसओ और एडीओ पे विस्तार से चर्चा कर लेंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं एएनएम वाले, अपनी छात्राएं जो हमारी हैं, जो हमारी बहनें हैं, उनके साथ जो अन्याय आयोग ने किया है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, और इसमें आयोग क्या कदम उठा सकता है इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, अभी अभी एएनएम की परीक्षा कुशलतापूर्वक संपन्न हुई है। इसमें कोई भी नकलची या फर्जीवाड़ा छात्रों की तरफ से नहीं पाया गया है। लेकिन आयोग ने इस बार इसमें इतना बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया है छात्राओं के साथ कि सभी छात्राएं परेशान हैं। आप खुद ही सोच के देखिए, यदि आपको एक सिलेबस दिया जाए और कहा जाए कि आपका जो प्रश्न पत्र है वो इसमें से पूछा जाएगा, तो आप तैयारी भी उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। सिलेबस से हटके कुछ नहीं पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो भी सिलेबस में है, विषयगत ज्ञान है तो विषयगत ज्ञान पढ़ेंगे, या जीके जीएस है तो जीके जीएस पढ़ेंगे। ठीक है। लेकिन इनके साथ क्या हुआ, छल हो गया है एएनएम की छात्राओं के साथ। आयोग ने कंप्यूटर और यूपी से जुड़े 35 नंबर का पोर्शन पूरा पूरा एएनएम की छात्राओं से पूछ लिया है, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। लोग कह रहे हैं कि जीके में सब कुछ आ जाता है। नहीं भाई, अगर जीके में सब कुछ आ जाता तो जो जूनियर असिस्टेंट होता है उसमें भी सामान्य अध्ययन आता है, तो उसमें जीके में ही क्यों नहीं, केवल जीके ही क्यों नहीं लिख दिया उन्होंने? क्यों कंप्यूटर और यूपी को अलग अलग दिखाया है, मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया है उसी अकॉर्डिंग? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आयोग की पूरी पूरी गलती है, जिसके कारण ये पेपर जो है कंप्यूटर और यूपी का जोड़ा गया है इसमें। या फिर आयोग की मंशा इसमें बहुत ही चतुर हो सकती है कि अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसा किया हो। अपने लोगों को उन्होंने बता दिया होगा कि 35 नंबर का कंप्यूटर और यूपी जीके आएगा, आप उसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि कोई पेपर आउट कराना आज के समय में बहुत ही कठिन होता है, और कोई अधिकारी ये नहीं चाहता है कि मैं अपनी नौकरी के साथ खिलवाड़ करूं। लेकिन किसी को सिलेबस बताना ये बहुत आसान काम है। और इस रास्ते पे चल के क्या कर सकते हैं कि हम अपने जो लोग हैं यदि उनको बता देंगे कि आपका कंप्यूटर और यूपी जीके आएगा, तो वो जाहिर सी बात है नंबर अच्छे लाएंगे, क्योंकि वो उसी की तैयारी करेंगे 35 नंबर की। और ये जो एएनएम जैसी भर्ती होती है, इतनी बड़ी संख्या में ये भर्ती आई है, इसमें कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं जानी है। इसमें कट ऑफ लगभग लगभग 30-40 नंबर पे तो सिलेक्शन हो जाना चाहिए इसमें आसानी से। तो आप समझ लीजिए 35 में से उन्होंने एडवांटेज दे दिया, कम से कम 35 में से 20 नंबर तो कोई भी ले आएगा पढ़ने के बाद। ठीक है। तो 20 नंबर का सीधा सीधा एडवांटेज मिल गया, और साथ में सब्जेक्टिव में ले आएगा 20-25 नंबर। तो सिलेक्शन तो उन्होंने करा दिया ना अपने लोगों का। छल किसके साथ हुआ? जो हमारे घर में बैठी हुई छात्राएं थीं वो सब छली गईं। कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए आयोग ने उनके साथ इतना बड़ा खेल किया है। अब मैं आयोग से मांग ये करता हूं कि अपनी गलती को माने और जल्द से जल्द एएनएम का दोबारा से परीक्षा कराते हुए
उनके गृह जनपद, उन्हीं के जिले में परीक्षा कराने की पूरी कोशिश आयोग को करनी चाहिए, या फिर उन जहां अगर हर एक जिले में परीक्षा कराना संभव ना हो तो उनके घर के पास का जो जिला हो वहां पर उन्हें सेंटर देना चाहिए। इतनी दूर दूर सेंटर ठंड में या फिर जब भी परीक्षा कराए तब नहीं फेंकने चाहिए। तो मैं पूरी तरीके से एएनएम की अपनी छात्राओं के साथ हूँ, ठीक है, और सभी को आगे आके उनका सहयोग करना चाहिए। और आयोग की ये जो मनमर्जी आयोग कर रहा है, इस पे रोक लगानी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ एएनएम का मामला नहीं है, ये हम सभी से जुड़ा है। हम सभी को इस आयोग ने बहुत सताया है पिछले 5-10 सालों में। इन्होंने इन्होंने बच्चों के साथ वो खिलवाड़ किया है, वैकेंसी के नाम पे वैकेंसी दे देते हैं, 5-5 साल बाद पेपर कराते हैं, 6-6 साल बाद पेपर कराते हैं। और अगर अब तेजी दिखा रहे हैं तो ये आयोग की तेजी को आप तेजी ना माने। ये आयोग वाले ये जो तेजी दिखा रहे हैं, इसमें ये किसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं, ये देखने वाली बात होगी, ठीक है। और ये लोग जिस प्रकार से आप देख रहे हैं फॉरेस्ट गार्ड में कितनी जल्दी रनिंग करा रहे हैं, एकाएक रनिंग करा रहे हैं, फटाफट रिजल्ट दे रहे हैं, और सभी भर्तियों को ये एक पास रिजल्ट को ला रहे हैं धीरे धीरे। अब ये लोग ओवरलैपिंग की तरफ जा रहे हैं। इसके लिए इन्होंने क्या प्रबंधन किया है? क्यों वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है? ठीक है, क्यों कॉमन कट ऑफ का प्रावधान से आयोग बच रहा है? ठीक है, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? ये विद्यार्थियों के हित में नहीं सोचते हैं, ये सिर्फ अपना निजी हित देख रहे हैं। किसमें इनका हित है, केवल उससे इन लोगों को पता मतलब है। किसी सरकार को, किसी को भी कोई सुध इनकी लेने की कोई किसी को कुछ नहीं पड़ा है। तो ये लड़ाई छात्रों को खुद से लड़नी पड़ेगी, और जो एएनएम की छात्राओं के साथ गलत हुआ है, इसके लिए हम पूरी तरीके से हम सभी छात्र एक साथ हैं। ये आयोग को बताना होगा। आप लोग अपने माध्यम से इसके विषय में आयोग को बताएं, और जो एएसओ वाले हैं वो अपनी भर्तियों को किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं संख्या को, उसके लिए मैंने आपसे कहा है कि आप पत्र लिखिए। आप नहीं जा सकते हैं कहीं पे, आपकी आपकी जो क्षमता है आप उतना कर सकते हैं, आप आयोग को पत्र लिख सकते हैं, जो आपके बस में है आप केवल उतना कीजिए, ठीक है। क्योंकि धरना देना, आयोग में जाना, इसका मतलब ये है कि जेल जाना आज के समय में। क्योंकि तुरंत ही छात्रों को भी देशद्रोही बना देंगे। 2 मिनट में जितनी प्रताड़ना देनी होगी उतनी दे देंगे छात्रों को। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि छात्र अगर ठंड में भूखा भी बैठा रहे तो उन पे कोई कोई असर नहीं पड़ेगा। तो जो हम कर सकते हैं आसानी से वही काम करें, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा भर्तियों की मांग करें। हो सकता है चुनावी सीज़न है तो कुछ ना कुछ भर्तियों में बढ़ोतरी देखने को हमें और आपको मिल जाए। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टेनो 1224 वाले विद्यार्थियों को कल अपना एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा। वो सभी कल अपनी साइट से एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर पाएंगे। और उनके भी सेंटर बहुत दूर दूर फेंके गए हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है इतनी ठंड में जाने की। पहले लखनऊ में ही करा सकते थे ये चाहते तो, लेकिन लखनऊ में भी नहीं कराया इन्होंने। इस बार बहुत दूर दूर बच्चों को जाना पड़ रहा है। 4 जिलों में सेंटर बनाया गया है। तो आयोग करना क्या चाहता है, इसमें कितनी रिसोर्सेज खर्च होती हैं छात्रों की। बेरोजगारी का आलम यह है कि आप एक भी नौकरी क्लियर नहीं करा पाए हैं और सेंटर आप इतनी दूर दूर भेज रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ व्यवसायियों की सरकार है। बड़े उद्यमियों की बात को सुना जाता है। छात्रों को कीड़ा मकोड़ा और नौकर और गुलाम समझा जाता है इस सरकार में। अब आपको लग रहा होगा कि मैं बीजेपी विरोधी हूँ इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ। मैं सबसे ज़्यादा समाजवादी विरोधी हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बीजेपी विरोधी हूँ, ठीक है, और मैं सबसे ज़्यादा बीएसपी विरोधी हूँ, ठीक। और जितनी भी अभी पार्टियां हैं मैं उन सभी का विरोधी हूँ, क्योंकि उन्होंने छात्रों के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है जिसमें ट्रांसपेरेंसी हो। ट्रांसपेरेंसी के दावे सभी करते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंसी वास्तव में क्या, छात्रों से पूछी जाके कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है यूपी में स्पेशली, तब आपको छात्र बताएगा कहाँ पे ट्रांसपेरेंसी। आप देखते होंगे मीडिया पे सुबह से शाम तक हिंदू मुस्लिम यही सब चलता है। एक पूरा एक प्रोपेगेंडा चलाया जाता है चैनलों पे
कभी आपने छात्रों के जो समस्या है उसको लेके कभी डिबेट नहीं देखी होगी कि ये भर्ती 10 साल से रुकी हुई है, इस पे कभी चर्चा नहीं होगी कि इसका रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि अगर उस पे चर्चा हो जाए तो उनको वो भर्ती देनी ही देनी पड़ेगी और जल्दी से जल्दी उसका निस्तारण करना पड़ेगा। सही मुद्दों को कभी कोई नहीं उठा रहा है। ऐसा एक एटमॉस्फेयर तैयार हो चुका है, फालतू के जो मुद्दे हैं उनको खींच के पूरे पूरे दिन टीवी चैनलों पे चलाया जाता है। पहले पत्रकारिता और न्यूज़ चैनल सत्य को दिखाते थे, आज रोमांच और अचरज में खोए हुए हैं ये लोग, और अलग ही तरीके की एक पत्रकारिता चल रही है जो तानाशाही की ओर देश को ले जा रही है। देखिए, समय की मांग रहती है कि सत्ता में परिवर्तन हो, और आप देखेंगे कि इस सरकार को कोई नहीं बदलेगा, इस सरकार को खुद प्रकृति बदलेगी, और एक दिन ये सरकार भी बदलेगी। लेकिन उससे भी हमारा कोई बहुत हित होने वाला नहीं है। सरकारें बदलने से हमारा हित तब है जब कोई छात्रों के मुद्दे को लेकर सरकार बनाए और ये जो छात्रों के हित में सारे काम करे, ऐसा प्रबंधन चाहिए हमें। तो एएसओ के विद्यार्थी अपना पूरी जोर लगा दें अपनी भर्ती के लिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो लेटर लिखें उन्हें और अपनी भर्ती को लाने का प्रयास करें। एडीओ के विद्यार्थियों को मैं बताना चाहूँगा, आपकी भर्ती में कोई भी आरक्षण का मुद्दा शेष नहीं है, और आपकी ये जो भर्ती है आपको बहुत जल्द देखने को मिलनी चाहिए। जो भी देर हो रही है आयोग की तरफ से हो रही है इसमें लेके, अगर लोअर पीसीएस के साथ ये भर्ती आती है तो इसमें थोड़ी सी देर संभावित है, लेकिन इस बार जनवरी में आपको एक विज्ञापन देखने को मिलना ही चाहिए अंतिम सप्ताह तक, और यदि अंतिम सप्ताह में नहीं आता तो फरवरी में आपको एक ना एक विज्ञापन जरूर देखने को मिलेगा। और जो जूनियर असिस्टेंट 53-70 वाले विद्यार्थी हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ, जूनियर असिस्टेंट 53-70 जो 55-12 थी, अब इस भर्ती में ज़्यादा समय नहीं बचा है। आपका जो स्किल टेस्ट था उसका परिणाम आपको जनवरी एंड तक देखने को मिल जाना चाहिए हर हाल में, जो सूचना मिल रही है। और यदि जनवरी एंड में किसी कारणवश आपका परिणाम नहीं आता है तो आप 15 फरवरी की डेट याद कर लीजिए। 15 फरवरी से पहले आपका ये परिणाम आपको देखने को मिल जाएगा, हर हाल में देखने को मिल जाएगा, और आप उसी अनुरूप अपनी तैयारी कर लीजिए। इसकी जो जनरल की कट ऑफ है 57+2 रह सकती है, और अन्य कैटेगरी की भी कट ऑफ आप इसी के अकॉर्डिंग मान सकते हैं, 2-3 नंबर घटा के, ठीक है। मैं उस पर नहीं जाना चाहूँगा। जनरल की कट ऑफ 57+-2 रह सकती है। इसमें जो बच्चे टाइपिंग पास करेंगे उनकी संख्या 25,000 से 30,000 के बीच ही रहेगी। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बच्चा टाइपिंग पास करने नहीं जा रहा है। और इसमें जो अभी डीवी होगी उसके लिए भी एक कट ऑफ हो सकता है आयोग जारी करे, ठीक है, या संख्या पे डिपेंड करेगा कि कितने बच्चे प्राप्त हो रहे हैं आयोग को, उस हिसाब से सभी को डीवी के लिए भी बुला सकता है। तो जूनियर असिस्टेंट वाले तैयार रहें, 15 फरवरी तक आपको अपना कुछ ना कुछ देखने को अवश्य मिलेगा। आइए अब जो आपके द्वारा हमको कमेंट प्राप्त हुए हैं उन सभी कमेंट्स को अब हम ले लेते हैं बारी बारी से, और जल्द से जल्द उनका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वीडियो को शेयर कर दिया करें ग्रुप्स में, और साथ ही साथ जो लाइक और हाइप का ऑप्शन अगर आता है तो उसको ज़रूर प्रेस कर दिया करें। उससे हमको मोटिवेशन मिलता है, और हम आगे आपके लिए और यूज़फुल वीडियो ला सकें, उसके लिए प्रेरणा मिलती है। देखिए ये कमेंट आया है, सर सिलेबस चेंज होगा, तैयारी कैसे करें, स्टार्ट करें, बहुत कंफ्यूज हूँ। देखिए अभी सिलेबस को आ जाने दीजिए, आयोग किसका वेटेज बढ़ाता है किसका वेटेज घटाता है ये तभी पता चलेगा जब सिलेबस आएगा। और बाकी यदि आपको तैयारी करनी है तो मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में सिलेबस के ऊपर बात की है, जो भी एएसओ की वीडियोस हैं आप उनको जाके देख लीजिए, उनमें आपको सिलेबस मिल जाएगा, आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। ज़्यादा हो तो आप स्टैट्स पढ़िए,
अकाउंटिंग पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, यूपी पढ़िए। इससे ज़्यादा अभी पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक है। कब तक आएगी? सर देखिए, ये जो एएसओ की वैकेंसी है वो आपको बहुत जल्द देखने को मिलनी चाहिए। यदि ये वैकेंसी कम पदों पे आती है तो आयोग इस महीने इस महीने में ही अंतिम सप्ताह में आपकी ये वैकेंसी को दे सकता है। और अगर यदि इस महीने में नहीं देता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको अगले माह ये वैकेंसी देखने को मिल सकती है। बाकी आयोग, हमारी मंशा ये है पूरी तरीके से कि इस भर्ती को कैसे भी ना कैसे करके 2000 पदों पे ही लाया जाए, और इसके लिए हम पूरी कोशिश करें, हम और आप मिलके, तभी ये संभव है। इसके लिए अगर आप घरों से नहीं निकल सकते हैं तो आप आयोग को पत्र लिख सकते हैं, आप पत्र लिख दीजिए, उससे भी आयोग तक ये बात पहुंच जाएगी। उनके कानों तक ये बात पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट इसके लिए भी उतने ही कोशिश में लगे हुए हैं जितनी अन्य भर्तियों को लिए। क्योंकि देखिए, मुट्ठी भर लोगों की बात को कोई नहीं सुनता है। आज आप देख रहे हैं ऐसा माहौल है राजनीति का कि मुट्ठी भर जो लोग हैं उनकी कोई नहीं सुन रहा है। आप देखिए, यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी आई है, उसमें 3 साल आयु नहीं बढ़ाई गई है, बल्कि यूपी पुलिस में जो वैकेंसी आई है उसमें 3 वर्ष आयु बढ़ाई गई है। जो सिपाही की वैकेंसी है उसमें 3 वर्ष आयु बढ़ा दी गई। जो एसआई की वैकेंसी आई उसमें भी आयु बढ़ा दी गई। तो क्या है कारण, क्या है? वहां पर संख्या बल ज्यादा है। एएसओ में ये जो स्पेशल वैकेंसी है इनमें संख्या बल कम होता है, तो इनमें उन्हें ज़्यादा सीटें देने में कोई उनका हित नहीं है। इसमें छात्रों का हित है, ज़्यादा सीटें यदि आ जाती हैं तो। और 900 में से आधी सीटों पे तो वही लोग फर्जीवाड़ा कर लेते हैं। पिछली वैकेंसी भी आप देख सकते हैं कितना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, वो अभी भी कोर्ट में है मामला। तो आयोग की मंशा कभी भी ये नहीं रही है, इस यूपी ट्रिपल एस सी आयोग की, कि छात्रों का हित हो सके। आप बताइए मुझे, 6 साल में क्या इतने भी पद खाली नहीं हुए हैं? ये पद कम से कम नहीं तो 2000 प्लस हैं संख्या में जो खाली पड़े हुए हैं। लेकिन या तो आउटसोर्सिंग से काम चलाया जा रहा है, या फिर आयोग अपनी मनमर्जी करके 2 बार में इस भर्ती को देना चाहता है, एक अभी, एक बिल्कुल चुनाव के पास में। तो हम सभी को ये प्रार्थना करनी है आयोग से कि वो इस भर्ती को जल्द से जल्द दे और एक बड़ी संख्या में दे। इसके लिए हमें काम करना है। एएसओ की भर्ती आना सुनिश्चित है, लेकिन ये कितनी लेट लतीफ़ी के साथ आती है और कितनी संख्या में आती है, ये देखने वाली बात होगी। एएसओ और एडीओ में बेस्ट कौन सी है? देखिए सर, दोनों ही बहुत बेस्ट हैं, दोनों में से कोई मिल जाए आपको। भाई मेरा एमए इकोनॉमिक्स और एडीसी है, बिल्कुल आप भर सकते हैं। सर एएसपी एएसओ के पोस्ट को बढ़ाने के बताइए, जिससे आयोग वैकेंसी बढ़ाकर निकाले। सर किस तरह वैकेंसी बढ़े बताइए। देखिए, मैंने आपको बताया है, यदि आप त्रिपाठी जी जाके मिल लें आयोग में, ठीक है, तो अच्छा होगा। और जो सचिव साहब हैं उनसे समय लेके इसके ऊपर बात कर लें कि हमारी ये वैकेंसी कब तक आ सकती है। वो आपको जानकारी अवश्य देंगे। और यदि आपका वहाँ तक जाना संभव नहीं है तो आप आयोग के सचिव साहब को एक पत्र लिख सकते हैं। उसके द्वारा आप जो हमारी वेदना है हम सभी विद्यार्थियों की, उसको बता सकते हैं। ठीक है। इस पत्र को आपको बहुत टाइप करने की भी आवश्यकता नहीं है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो अच्छी राइटिंग में आप खुद से पत्र लिख दीजिए और माननीय सचिव महोदय को, पिकअप भवन लखनऊ को प्रेषित कर दीजिए। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जिस प्रकार से प्रारूप होता है, अब पत्र लिखना तो आपको आता ही होगा, उसी प्रारूप में उस पत्र को लिख के आप भेज दीजिए। आप कुछ नहीं करेंगे तो अपनी तरफ से जो प्रयास कर सकते हैं वो तो आपने किया, आपको संतोष तो होगा। चाहे भर्ती कम पे आए चाहे ज़्यादा पे आए, अगर ये भर्ती ज़्यादा संख्या में आती है तो उसमें आपका भी योगदान हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग से काम लेना है हम लोगों को। वहाँ पे जाके धरना देने से और खुद को परेशान करने से, अपना पैसा फूकने से इतना फ़ायदा नहीं है। आप बैठे बैठे भी काम को कर सकते हैं, और चाहें तो मिलाइए वहाँ पे एक बार जाके। सर ओबीसी मेल 52, फॉरेस्ट गार्ड एनी चांस? देखिए 5252 हैं, ओबीसी में हैं आप, बिल्कुल चांस हैं आपके। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा, फॉरेस्ट में भी अब स्टूडेंट्स की संख्या कम नहीं है।
और इसकी जो ओबीसी की कट ऑफ है वो भी आपको अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है, और जो जनरल की कट ऑफ है वो भी आपको अच्छी खासी बढ़ती देखने को मिलने वाली है, क्योंकि इसमें जो विद्यार्थी हैं वो बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जैसी सूचना मिली है, और सभी लोग अपनी रनिंग की तैयारी में लग गए हैं। ठीक है। गर्ल्स की कट ऑफ क्या रहेगी? देखिए, ऑल गर्ल्स आर सेलेक्टेड मैडम। अगर आप फॉरेस्ट की बात कर रही हैं, और मैंने पूर्व में भी कहा है, जो भी आप भर्ती के बारे में पूछें उसका नाम जरूर लिख दें। तो ज्योति चौहान जी, आप सेलेक्टेड हैं अगर आप अपनी बात कर रही हैं, और गर्ल्स की कट ऑफ 1 से 2 नंबर बढ़ेगी, और हो सकता है सेकंड लिस्ट भी गर्ल्स के लिए आए रनिंग के लिए, वो नंबर और कम करके लगाई जाए। सिलेबस क्या हो सकता है? देखिए, सिलेबस आप किसके विषय में बात कर रहे हैं, किसका सिलेबस जानना चाह रहे हैं, ये आपने लिखा ही नहीं। फिर भी एएसओ का सिलेबस हो या एडीओ का सिलेबस हो, वो सभी पूर्व की हमारे वीडियो में हमने बता दिया है, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट 55 से ज़्यादा कभी नहीं जाएगी फाइनल। देखिए, जितनी कम जाए उतना अच्छा है, और जितनी जल्दी आपका रिजल्ट आ जाए, आपकी वैकेंसी फाइनल हो जाए, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। तो हम तो चाहेंगे कि आपकी 55 से ज़्यादा कट ऑफ ना जाए, लेकिन अब जो जाती है वो ना तो हम रोक सकते हैं ना ही आप रोक सकते हैं। ठीक है। उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखिए, एएसओ को लेके बहुत से कमेंट आते हैं। एक ये कमेंट आया, वैकेंसी कब तक आएगी एएसओ की? देखिए, वैकेंसी आपकी जनवरी एंड, ठीक है, या फिर फरवरी में आपको देखने को मिलनी चाहिए। एक ही कमेंट आया है, हम आपसे बोले थे कि एएसओ के ये भाई बताना कि एसओ बनने के बाद कार फैसिलिटी मिलती है कि नहीं, और प्रमोशन के बाद एसओ गजस्टेड पोस्ट है या नहीं, और गनर मिलते हैं या नहीं, ये सब बताओ भाई, तभी तो एएसओ का भौकाल मचेगा अभी से ही। देखिए, भौकाल मचा के हमको कोई भी इसमें लाभ नहीं है। ठीक है। भौकाल मचाने के लिए प्रयास नहीं करना है, हमें वैकेंसी लाने के लिए प्रयास करना है पहले। और जहाँ तक बात है, एसओ बनने के बाद भी आपको कोई गनर नहीं मिलेगा। ये बहुत ही शांति प्रिय और डेस्क जॉब है, इसमें आपको गनर की आवश्यकता ही नहीं है कोई। ठीक है। इसलिए इसमें कोई भी गनर नहीं है, गनर का प्रावधान नहीं है। एसओ को भी, एसओ बनने के बाद भी आपको कोई गाड़ी का प्रावधान नहीं है। एक पोस्ट है इसमें कोई, वहाँ पे आपको गाड़ी मिलती है, लेकिन वो भी 24 घंटे मिलने का प्रावधान नहीं है, वो भी जब ज़रूरत होगी उस हिसाब से आपको मिलती है। लेकिन इसमें एसओ को भी गाड़ी का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कोई गनर का प्रावधान नहीं है, ये एक डेस्क जॉब है। ठीक है। गजिस्ट्रेट पोस्ट है, जी हाँ, ये मैं मानूंगा। जो एसओ, जब आप सांख्यिकी अधिकारी बन जाएंगे तो आप एक गजिस्ट्रेट ऑफिसर बन जाएंगे। ठीक है। और इस सांख्यिकी अधिकारी बनने में आपको कम से कम 5 से 7 साल का समय तो लग ही जाएगा, बड़े आराम से। वैकेंसी कंबाइंड आनी चाहिए, ऐसे एक आदमी अलग 4 जगह हो रहा है। देखिए, जो भी समान योग्यता वाली वैकेंसियां हैं वो सब कंबाइंड होके ही आएंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। एडीओ कोऑपरेटिव की नोटिफिकेशन कब तक आएगी? देखिए, एडीओ कोऑपरेटिव में कोई भी आरक्षण का मुद्दा नहीं है, और इसे सरकार कभी भी जारी कर सकती है। इस वैकेंसी को आयोग कभी भी जारी कर सकता है। जूनियर असिस्टेंट 2026 की न्यू वैकेंसी अब कब तक आएगी? देखिए, मई में मैंने बताया है इसकी संभावनाएं हैं आने की, इससे पहले इसकी कोई संभावना नहीं है, और अगर आ जाती है तो आप अपनी किस्मत समझिए। फॉरेस्ट वालों को दौड़वा के ग्राउंड की मिट्टी दबाई जाएगी, इससे आगे चलकर लोगों को रोड रोलर ना मंगवाना पड़े। हाँ जी, बिल्कुल। वैसे भी पैदल चाल है तो मिट्टी दबेगी दबेगी। तो ये आज के जितने भी आपके कमेंट मुझे प्राप्त थे, तो मैंने उनका सभी का उत्तर देने की पूरी पूरी कोशिश की है, और आप लोगों का जो भी कमेंट होता है मैं अगली वीडियो में ले लेता हूँ। तो जो भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो उसके लिए पूछ लें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक बटन को दबा दिया करें। ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी ऑन कर लिया करें, ताकि आपको हमारा वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।